नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज यौम आज़ादी का दिन है, इसलिए हम यौम आज़ादी के दिन के मौके पर कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जश्न यौम आज़ादी के दिन के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप किस तरीके से देखते हैं और 74 साल सफ़र हमारा ये कैसा रहा? सबसे पहले मैं मुल्क के तमाम लोगों को, न सिर्फ ये कि जो हिंदुस्तान में हैं बल्कि दूसरे ममालिक में जो लोग हैं उनको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आज ये हमारा राष्ट्रीय पर्व, अगर हम ये कहें कौमी त्यौहार है जिसको हम मनाते आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो कोरोना के सबब हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन हालात से कहीं ज़्यादा हमें खुशी अपनी आज़ादी की है। तो मैं एक बार फिर सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। युसरा साहिबा, जहाँ तक 74 साला सफ़र का ताल्लुक़ है और किस तरीक़े से हम इसको देखते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो हमारी ग़ुलामी की ज़िंदगी थी, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और जिस तरीके से वो पीसते थे सबको और बिल्कुल एक तरीके से बंधुआ मज़दूर की तरह इस्तेमाल करते थे और यहाँ का सरमाया लूट कर ले जाते थे, उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई और उलमाए कराम ने ख़ास तौर से वो 1857 हो या 1947 तक की जद्दोजहद, उसमें बहुत बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं और सब ने मिल कर के दी हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग इस आज़ादी के ख्वाह थे और इसीलिए आज मुत्तहिदा तौर पर जश्न मनाया जाता है। 74 साल में देखिए, जब अंग्रेज़ तो इसको पूरा लूट के ले गए थे, लेकिन इसके बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हमारा आइन बना 1950 में और इसके बाद फिर हम मुसलसल स्ट्रगल करते रहे और बहुत सारी चीज़ें हमने कायम की। साइंस के दुनिया में कदम रखा, एग्रीकल्चर के दुनिया में कदम रखा हमने और इंडस्ट्री के सतह पर हमने बहुत बड़े बड़े काम किए और हमारे यहाँ देखिए आज तो एक मतलब ऐसा हिंदुस्तान तामीर हुआ जो दुनिया से नज़रें मिला सकता है। आप देखें कि आज हिंदुस्तान में रफ़ाइल तक मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहीं से कहीं तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत गुज़री है जो मिज़ाइल मैन के नाम से जानी जाती है और बहुत सारी बड़ी हस्तियाँ इस सरज़मीन पर गुज़री हैं। तो बहरहाल ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। अब ये देखिए, ज़ेरो बम होते रहते हैं, नीचे ऊपर मामलात होते हैं, सियासत के अपने खेल हैं, वो भी खेल होता रहा है, फसादात भी बहुत हुए, दिल भी बहुत ज़ख्मी हुआ, सब कुछ, लेकिन ये सब तो चलता है। ये इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, उसको फेस किया जाता है, वो मुकाबला होता है। लेकिन आल ओवर जो है वो ये कि हम किसी से पीछे नहीं है अगर देखा जाए। हाँ, कुछ कमियां ज़रूर रही हैं। जिस रफ्तार से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं हमारी वो पॉलिसीज़ कह लें या करप्शन कह लें या जो और भी नाम दें, उसके सबब मैकेनिज़्म बनाने में या तो कमज़ोरी रही, तो वो तमाम चीज़ें रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो फिर भी हम ये कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तान बना। और सबसे बड़ी चीज़ युसरा साहिबा जो रही आज़ादी के बाद वो ये कि हम आइन के तहत चलते रहे। हमारा जो जमहूरी निज़ाम था वो कायम था और आइन की बालादस्ती रही। कुछ चीज़ें जो हैं आज की तारीख़ में अब उंगलियां ज़रूर उठ रही हैं, लेकिन आल ओवर जो है वो ये कि जमहूरियत की और आइन की बालादस्ती रही है और हम यही उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी आइन की बालादस्ती रहेगी, सबको इंसाफ मिलेगा और सब मुत्तहिदा तौर पर आगे बढ़ेंगे और मुल्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो हमने ख्वाब देखा है
उस ख्वाब को पूरा करेंगे और इसके लिए जो हो सकता है वो करेंगे। जी मुमताज़ साहब, मुल्क के सामने कितने बड़े चैलेंजेस हैं, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए, मुल्क के सामने ज़ाहिर सी बात है कि जब ज़रूरियात बढ़ती जाती है, जब नए दौर में हम दाखिल होते हैं तो हमारे सामने नए चैलेंजेस होते हैं। हम नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना की वजह से भी अब हम नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि आलमी सतह पर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारा है मईशत को लेकर के, इक़्तिसादियात को लेकर के, क्योंकि माली बहरान इससे पैदा हुआ है। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हुई है, अंदाज़ बाज़ार का अंदाज़ बदला है, इंटरनेशनल सतह पर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तकनीकी सतह पर भी, हमें टेक्नोलॉजी के सतह पर भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं। तो बहुत मतलब एक तो ये कि कोरोना की वजह से यूसरा साहबा बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, और उसकी वजह से आप देख लीजिए कि बेरोज़गारी तो हमारे यहाँ थी ही, लेकिन इस कोरोना के सबब तकरीबन 10 से 12 करोड़, जैसा कि लोग बताते हैं, लोग इसकी वजह से बेरोज़गार हो गए। अब आप समझिए कि 10 से 12 करोड़ लोग अगर बेरोज़गार हो जाएंगे तो उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर उनकी रोज़ी रोटी का कैसे इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा, और अच्छा, रोज़गार क्यों बेरोज़गार हुए? क्योंकि इंडस्ट्री बंद हुई। मतलब 12 करोड़ को आप ये नहीं देख सकती अलग करके, बल्कि वो माशरे का हिस्सा। जब 12 करोड़ हमारे लोग बेरोज़गार होंगे तो उसका बाज़ार पर भी असर पड़ता है, उसका इंडस्ट्री पर भी असर पड़ता है, हाँ, और दूसरी तमाम चीज़ों, सरगर्मियों पर उसका असर पड़ता है। तो उनको कैसे दोबारा लगाया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो कैसे फिर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि लोग दूरियां हो रही हैं तकसीम की तरफ। जैसे अभी हमने देखा कि टीवी डिबेट में जिस किस्म की नफ़रत तकसीम की जाती है, अभी कांग्रेस के एक तर्जुमान राजीव त्यागी वो डिबेट में शामिल हुए थे और डिबेट में उनको हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद कांग्रेस ने इस पर एतराज़ किया कि दरअसल डिबेट ने उनकी जान ली है। और डिबेट भी कैसे होती है आप देखिए, ऐसा लग रहा है झगड़ा हो रहा है, यही सारा फैसला हो जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो टीआरपी का जो एक खेल चल रहा है, पूरा एक ड्रामेटिक तरीके से जो उसको पेश किया जाता है, तो मुर्गा लड़ाने वाली बात कांग्रेस ने कही कि हो रही है। और एक ज़माना ये था कांग्रेस ने छोड़ दिया था जाना। तो ये जो है, ये भी हम एक तरीके से कह लें कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि आखिर ये जो नफ़रत की दीवार खड़ी की जा रही है, इसको कैसे मुनहदिम किया जाए और कैसे अमन की दीवार जो है, अमन का माहौल पैदा किया जाए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम माने या न माने, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों के दिलों में अब ये बात पैदा होती जा रही है कि आखिर मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारा मुस्तकबिल कैसे होगा। क्योंकि देखिए, अगर एक कोई बोझ लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो वो सफ़र आसान नहीं हो सकता, और ये बोझ एक बड़ा जो हम पे डाला गया है, हालात ऐसे पैदा किए गए हैं, तो इसको भी दूर करना है। तीसरा ये कि जो सरहदी चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, चाहे वो LAC का हो, चाहे वो LOC का हो, यानी चाहे वो चाइनी लद्दाख सरहद का हो और चाहे इधर पाकिस्तान का मसला हो, तो ये भी एक बड़ा आतंकवाद और विस्तारवाद, आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान को हम देख सकते हैं, और विस्तारवाद जो है वो चाइना को देख सकते हैं। लेकिन हम तो चाइना को भी आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे 20 नौजवानों का कत्ल करता है, 20 नौजवानों को शहीद करता है और हमारे यहाँ दाखिल होता है, घुसता है, तो ये क्या है? ये आतंकवादी ही हरकत है। इसको हम इस तरीके से, इसको आप दूसरे तरीके से देख लीजिए, तो हम दोनों का, तो ये भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना जो है दरअंदाज़ी कर रहा है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज वज़ीर आज़म ने इशारतन ये कहा है, विस्तारवाद का नाम दिया है चाइना को और आतंकवाद का नाम दिया है पाकिस्तान को। तो उन्होंने जो लाल किले की फसील से कई ऐलान में से एक ऐलान ये भी कहा है कि हम जवाब देंगे।
तो इसको सिर्फ बयान की हद तक नहीं, बल्कि हमें वाकई एक पॉलिसी बना करके और हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। हम बहुत बिल्कुल एतदाल पसंदी तो ठीक है, लेकिन ये कि हम जुल्म को बर्दाश्त करते रहें और हमारे लोग मारे जाते रहें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये यूसरा साहब एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि लोग सड़कों पर फैसले कर रहे हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। आप बेंगलोर का भी देखिए मामला कितना बड़ा सामने आया। सवाल ये है कि अगर वहाँ पे कुछ शरपसंदों ने गलत किया था तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, और फिर जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ आई और फिर गोलियाँ चली, लोग मारे गए, और फिर पूरा या मॉब लिंचिंग का जो मामला था एक बड़ा चैलेंज अभी भी हमारे दरमियान है, या यूपी में अभी जिस तरीके से हुआ कि पुलिस वालों को घेर करके एक आदमी, बताइए वो इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे वहाँ पे पल गया और वो मारा। तो ये तमाम सूरत हाल है। बिहार में देखिए कत्ल होता है, यूपी में मर्डर होता है, और इसी तरीके से तो लॉ एंड ऑर्डर को भी हम कैसे मेंटेन रखेंगे, ये हमारे सामने एक बड़ा मसला है। इस तरीके से और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम गिना सकते हैं। तो बहरहाल इन तमाम चैलेंजेस को उसी वक्त फेस किया जा सकता है इसरा साहिबा कि जब हम नेक नियति से पॉलिसी बनाएं और एक टारगेट हो कि हमारा मुल्क जो है वो अजीम बने, वो बड़ा बने। बांट करके, तकसीम करके हम इसको बहुत बड़ा नहीं बना सकते। हाँ, एक मुसीबत ज़रूर मोल ले सकते हैं। जी मुमताज़ साहब, यौम आज़ादी के दिन के मौके पर आप मुल्क को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मुल्क को यही हमारा पैगाम होगा कि बहरहाल हम आज़ादी को याद करें और ये देखें कि किस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क की आज़ादी के लिए क़ुरबानी पेश की है। तो जब हम मुल्क आज़ाद हो गया तो उसके बाद सब ने मिल करके इसको महान बनाने के लिए फिर कोशिशें की, सब ने मुत्तहिदा तौर पर। तो आज भी हमें उसी तरीके से, उसी लगन के साथ, उसी हुब्बुल वतनी के साथ हमें मुल्क के साथ काम करना है। ये ठीक है कि नफ़रत फैलाने वाली ताकतें भी सरगर्म हैं, तो हमें उनको नज़रअंदाज करते हुए या उनको जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। और बहरहाल हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे को। और नफ़रत सबसे बड़ी चीज़ इसरा साहबा की, जो नफ़रत हमारे दरमियान फैलाई जा रही, जो जहर घोला जा रहा है, उससे भी हमें ख़बरदार रहना पड़ेगा और नफ़रत की दीवारों को हमें मुनज़्ज़म करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें सब की ज़रूरत है। और देखिए, माइनॉरिटीज़ जो हैं वो छोटे भाई के तौर पर माने जाते हैं, जो अक्सरियती तबका है वो बड़ा भाई माना जाता है। तो बड़े भाई की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि वो छोटे भाई का ख्याल रखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमेशा से अक्सरियती तबका अक़लियती तबके का ख्याल रखता था, आज भी लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो अपनी छत्र छाया में अक़लियती तबके को लेकर के आगे बढ़ेंगे जैसा कि रहा है। और हम इसी तरीके से अपनी आज़ादी को भी बरकरार रख सकते हैं और अपने जो ख्वाब हैं उसको भी पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आइए हम सब मिल करके हिंदुस्तान को मजबूत करें और आज़ादी के दीवानों ने जो ख्वाब देखा था हिंदुस्तान के लिए उसको पूरा करें। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम यौम आज़ादी के मौके पर कुछ ख़ास बातचीत कर रहे थे। 74 साल सफ़र हमारा कैसा रहा, इस पर मुमताज़ साहब ने खुसूसी गुफ्तगू की। दूसरा हमारा सवाल किया था कि मुल्क के सामने इस वक्त क्या बड़े चैलेंजेस हैं, मुमताज़ साहब ने इस पर भी तबसरा किया। तीसरा सवाल हमने किया था कि इस पर क्या पैगाम देना चाहते हैं यौम आज़ादी के मौके पर। यौम आज़ादी के मौके पर जो मुमताज़ साहब ने पैगाम दिया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।